हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आ गए हम एसएचएम के 7th लेक्चर में। तो मैं आपका रामलाल यादव उर्फ वायो स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहले लेक्चर में 4 क्वेश्चन छूट गए थे। कैसे छूट गए थे मुझे भी मुझे भी याद नहीं है कैसे छूट गए थे, बट छूट गए थे। तो मैं सोचा उसको इसमें ही कवर कर लेता हूँ, क्या अलग से बनाऊंगा, फालतू टाइम वेस्ट होगा। इसी में इसका पीडीएफ ऐड कर दिया। 4 सवाल हैं, सिंपल सिंपल 4 क्वेश्चन है। हमको पहचानने आना चाहिए कि एक्सेलरेशन या फोर्स पर डिस्प्लेसमेंट कैसे डिपेंड कर रहा है, तो वो एसएचएम या ऑसिलेशन होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो एसएचएम होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -x के। ये एसएचएम है और ऑसिलेशन भी है। क्यों? क्योंकि ऑसिलेशन बड़ी चीज़ है, उसके अंदर एसएचएम है। जैसे कॉर्डेटा के अंदर होता है वर्टेब्रा। तो ऑल वर्टेब्रा आर कॉर्डेटा होते हैं, बट ऑल कॉर्डेटा आर नॉट वर्टेब्रा होता है। उसी तरह ऑल एसएचएम आर ऑसिलेशन, बट ऑल ऑसिलेशन आर नॉट एसएचएम। अब इसको मैंने लिंक कर दिया एनिमल किंगडम से, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बायो है ना हम, तो बायो की शक्ति लगाओ, याद करो। तो दूसरी चीज़ अगर f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये जो f का साइन होगा वो a का भी होगा। तो f या a वो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के या 4 पावर, मतलब ये देख रहे हो इवन में बढ़ते जा रहा है, या 6 पावर के, तब क्या होगा? तब ये एसएचएम नहीं होगा। ये एसएचएम नहीं होगा और ऑसिलेशन भी नहीं होगा, मतलब दोनों भी नहीं होगा। तो क्या होगा? तब ये ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगा। कैसा मोशन? ट्रांसलेटरी हो जाएगा। इसको कट कर देता हूँ। तब ये क्या हो जाएगा? ट्रांसलेटरी मोशन। जब एफ जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा -x² के या x4 के, अप टू, समझ रहे हो आप। तो ट्रांसलेटरी मोशन होगा, नॉट एसएचएम एंड ऑसिलेशन की स्पेलिंग समझ लो यार, OSCL शॉर्टकट में। और अगर फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब के, देखो इवन में तो 1 भी आ जाता है, लेकिन 1 एसएचएम भी होता है, ऑसिलेशन भी। तो हम क्यूब से स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद अगले ऑड पे जाएंगे 5 पे, फिर अगले ऑड पर 7 पर, डैश डैश डैश। तो जब ऐसा होगा तब क्या होगा? तब ये ऑसिलेशन होगा बट नॉट एसएचएम नहीं होगा ऐसा होने पर। तो आप 3 केस याद रखिएगा, कौन कौन सा? f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -x, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x² और f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -x³। ये है ऑसिलेशन बट नॉट एसएचएम। ये है ट्रांसलेटरी मोशन, नॉट ऑसिलेशन एंड एसएचएम। ये है एसएचएम एंड ऑसिलेशन। अब चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 4 क्वेश्चन है, सिंपल क्या है? एक फोर्स दी गई है, तो मुझे बताना है ये मोशन कैसा होगा। तो ये फोर्स किस तरह की है? -x पे डिपेंड कर रही, मतलब एसएचएम तो होगा। तो ऑसिलेशन है, एसएचएम है, ऑसिलेशन भी होगा, एसएचएम भी होगा। नॉट पीरियोडिक, ऐसा नहीं, पीरियोडिक होगा। ऑसिलेशन है बट नॉट एसएचएम, ये भी गलत हो गया। अब देखो, इसमें ये एक्स्ट्रा कांस्टेंट दे दिया गया है, मतलब इसमें कुछ जुड़ा है। तो जो जुड़ा होगा यहाँ पर ये मीन पोजीशन को बताएगा, मतलब इक्विलिब्रियम को बताएगा। तो इसमें ये तो 8 है, तो एक काम करते हैं, दोनों को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तभी तो ये इसके फॉर्म में आएगा। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 जो है 2 बन जाएगा और ये x बन जाएगा। ठीक, तो ये 2 क्या है? इस पॉइंट पर ये मीन पर है, मीन मतलब इक्विलिब्रियम पर है। तो एसएचएम है विथ इक्विलिब्रियम है 2 मीटर। आगे चलते हैं। देखो अब इसमें देखो x³ है, तो f जो है वो मेरा -x³ के प्रोपोर्शनल है। तो जब क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है तब क्या होता है? ऑसिलेशन तो होता है, लेकिन क्या नहीं होता? एसएचएम नहीं होता। तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। बट सर ने मतलब एक लॉजिक बताया था कि सिर्फ यहाँ पर सिर्फ x है, तो ये भी करेक्ट होगा, बट मोर करेक्ट ये है। ये भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन मोर करेक्ट ये है। आप यही वाला याद रखो। आगे चलते हैं, मतलब दोनों करेक्ट होगा, 1 और 2 दोनों करेक्ट है, बट मोर ये करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगर पार्टिकल है, अब देखो इसमें f कैसे प्रोपोर्शनल है x के, इसको करेंगे तो x² आ जाएगा माइनस। अब x² होता है तो कैसा मोशन होता है? ट्रांसलेटरी होता है, और एसएचएम नहीं होता, ट्रांसलेटरी होता है बट नॉट एसएचएम एंड ऑसिलेशन। एसएचएम और ऑसिलेशन नहीं होता, ट्रांसलेटरी होता है। एसएचएम नहीं होगा, ऑसिलेटरी नहीं होगा, ट्रांसलेटरी होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसमें देखो, अब इसमें f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -x के, प्रोपोर्शनल है, तो ये एसएचएम भी है और ऑसिलेशन भी है, दोनों है। तो ये भी है, ये भी सही, मतलब बोथ 2 and 3। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आज की मेन क्लास पर। आज की मेन क्लास क्या थी? आज की मेन क्लास थी स्प्रिंग वाले क्वेश्चन पर, लेकिन कुछ क्वेश्चन सर ने सिंपल पेंडुलम के भी करवाए थे। तो ये एक खास सवाल है, कठिन भी कह सकते हैं, लेंदी भी कह सकते हैं, बट ये गुड क्वेश्चन है। लेंदी है, हाँ लेंदी तो मैं मानता हूँ है। एक रूफ है,
एलिवेटर में रूफ के ऊपर रेस्ट पे है, टाइम पीरियड है T1, मतलब T1 जो है वो कैसा है, रेस्ट पर है, रेस्ट पर है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ L/G हो जाएगा। ठीक है, जो T2 टाइम पीरियड है वो कैसा टाइम पीरियड है, जब एलिवेटर मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन, तो T2 है, मूविंग अप जा रहा है, अप जा रहा है तो जी में ए जोड़ देते हैं, लिफ्ट ऊपर जाता है तो जी में ए जुड़ता है, तो ये L/G+A बन गया। अब तीसरे वाले केस में क्या आ रहा है, लिफ्ट नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन से, जब नीचे आएगा तो जी घटाएंगे जी में से ए को, तो इसको घटा दिए। ठीक है, अब हमको T1 T2 और T3 में रिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, उसी से हम उल्टा पुल्टा करेंगे और क्या करेंगे। एक काम करते हैं सबसे पहले हम पाई को इस साइड लेके जाते हैं, पाई को हम दूसरे साइड लेके जाएंगे, लेके चलो पाई को शिफ्ट करो। तो पहले ये वाले को करते हैं, इसको कर लेते हैं T1, इसको इस साइड लेके जाते हैं और इसको स्क्वायर करके उल्टा कर देते हैं। हाँ ठीक है, देखो क्या करेंगे, T1 डिवाइडेड बाई 2 पाई, कलर चेंज कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाई 2 पाई, इसको मैंने कर दिया स्क्वायर, रूट के अंदर से ये हो गया L/G। ठीक है यहाँ तक, हाँ यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऐसे रहने दो। अब आते हैं T2 और T3 पर, इसको भी यही सेम चीज़ करो, T2 डिवाइडेड बाई 2 पाई का स्क्वायर इज इक्वल टू L/G हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ना। अब इसमें भी यही करते हैं, क्या करेंगे, T3 डिवाइडेड बाई 2 पाई का स्क्वायर इज इक्वल टू L/G। L1 है या L है, एक मिनट, ये G+A है, ये G-A है। बस अब क्या करेंगे, अब कुछ ऐसा करें कि जो A है G ये कैंसिल हो जाए। क्या करेंगे भाई, एक काम करते हैं, हम दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये 1 ये 2 और दोनों को जोड़ देते हैं। चलो जोड़ो, तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 पाई बाई, उल्टा करके जोड़ेंगे, उल्टा करके, एक काम करते हैं उल्टा करके जोड़ते हैं, तो 2 पाई T2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर था ना, तो ये होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 पाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई T3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, G+A डिवाइडेड बाई L प्लस G-A डिवाइडेड बाई L। ए से ए कैंसिल हो गया, ये G/L सेम है, तो ये हम इसको लिख सकते हैं 2G/L, और ये मेरा, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो मेरा 2 पाई स्क्वायर कॉमन आ गया, ये मेरा क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई T2 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई T3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको किसी तरह रिप्लेस करेंगे T1 से। देखो यहाँ पर क्या निकाले हैं हम, L/G, तो इसको उल्टा करके रख देंगे यहाँ पे, लिखो, तो जब इसको उल्टा करके लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू क्या, G/L है ना, तो 2 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या था, T1 का स्क्वायर, तो जब इसको बराबर करेंगे, बराबर 2 पाई स्क्वायर 1/T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 1/T2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, करते हैं आगे सॉल्व, 1/T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/T2 का स्क्वायर प्लस 1/T3 का स्क्वायर, ये बचा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ T1 जो है वो आ जाएगा, अब ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का काम है, ये मेरा आ जाएगा T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 था ना भाई, 2, ये देखो ये वाला 2 तो लिखना भूल ही गया, यहाँ पर एक्स्ट्रा ये 2 था, तो ये 2 यहाँ आएगा, तो ये 2 यहाँ आएगा, तो ये रूट T साइड चला जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा T2 एक सेकेंड, T2 ये T3, ये T2 प्लस T3, ये मेरा आ जाएगा आंसर। ठीक, थोड़ा सा लेंदी था बट ठीक है, ये मेरा ये वाला आंसर है। इसको रूट में ये स्क्वायर रूट में होगा ऐसे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अच्छा सवाल है, नीट में रिसेंट में ये क्वेश्चन आया था, इस टाइप का क्वेश्चन। 2 सिंपल पेंडुलम है, दोनों की अगर लेंथ दी गई है और हमको निकालना है कि वो सेम फेस में कब आएंगे, तो ये एक तरीका है, ये मास्टर भी इसको कह सकते हो। बड़े वाले को हमेशा, बड़े वाले को n लो, छोटे वाले को n+1 लो, क्योंकि अगर बड़े वाले की लेंथ ज़्यादा है तो उसका टाइम पीरियड कम होगा, और छोटा वाला, जैसे अगर ये एक पेंडुलम है, ये एक पेंडुलम है, ये जितनी देर में ऐसे घूम के आएगा उतनी देर में तो ये 2 बार या एक से तो ज़्यादा ही बार आ जाएगा, तो इसलिए छोटे वाले को n+1 लो, बड़े वाले को n लो, और इसके अंदर रख दो √L1 √L2, ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, n क्या है, फ्रिक्वेंसी है, कितनी बार घूमा, ये इसका क्या बोलते हैं, ओरिजिन यहाँ से है, √L/G से है, ये इसका कंसेप्ट है, ये इसका MR* है। तो
तो मैंने इसको n मान लिया, बड़े वाले की फ्रिक्वेंसी मैंने n मान ली। अरे फ्रिक्वेंसी नहीं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन को ही तो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं ना। तो n क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो बोल रहा है कि ये पेंडुलम सॉर्टर वाला कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा सेम फेस में आने के लिए। तो बड़े वाले को मैंने फ्रिक्वेंसी n मान ली, और बड़े वाले की लेंथ कितनी है, n1 इंटू √20 बड़े वाले की लेंथ है, बड़े वाले की याद रखना, इज इक्वल टू n+1। फिर उसके बाद क्या है, ये छोटे वाले की लेंथ कितनी है, √5। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने की क्या ज़रूरत है, इसको इस साइड लाओ, इसको उस साइड लेके जाओ। n इज इक्वल टू n+1, तो ये रूट के अंदर दोनों आ जाएंगे, 5/20। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू n+1, 5 × 5 5 × 20, n+1 मल्टीप्लाई बाई रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 1/4, 1/4 रूट के अंदर कितना होता है, 1/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2n इज इक्वल टू n+1। तो n कितना आएगा, इसको इस साइड ला के माइनस करो, तो n जो मेरा है वो कितना आएगा, 1 आएगा। और n है किसका ऑसिलेशन, ये है बड़े वाले का। क्वेश्चन में पूछा किसका ऑसिलेशन है नंबर। दे विल फेज व्हेन द पेंडुलम ऑफ शॉर्टर लेंथ कंप्लीटेड डैश ऑसिलेशन। तो शॉर्टर का पूछा है, शॉर्टर का तो n+1 है, तो n तो मेरा 1 आ गया है, तो n+1 2 आ जाएगा, इसीलिए इसका आंसर 2 होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये देखो, ये 2021 या 22 का सवाल है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। PYQ है, 21 या 22 दोनों में से किसी एक का है। और मैंने ये क्वेश्चन मेन एग्जाम में गलत किया था, सोचो इमारत सर से पढ़ के भी गलत करके आया था, छी ससुर। अब इसमें भी वही सेम कंसेप्ट लगाएंगे। दो पेंडुलम है, एक का लेंथ 1 मीटर है, एक का लेंथ 1.21 है, ऑसिलेशन कर रहे हैं एट सेम टाइम। तो कितने ऑसिलेशन बाद लॉन्गर वाला पेंडुलम अगेन सेम फेस में आएगा। तो इसमें लॉन्गर वाले का पूछा है, तो लॉन्गर वाले का हम क्या मानते हैं, n मानते हैं, इंटू √L1 इज इक्वल टू n+1 होता है ये छोटे वाले का, इंटू √L2। तो n1 मान लिया था लॉन्गर वाले का, जिसकी लेंथ कितनी थी, 1.21। ठीक है, बड़े वाले की लेंथ L2 है और उसकी ऑसिलेशन n+1 है छोटे वाले की। तो L2 की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम एक काम करते हैं, इसको n ही रखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 121/100 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू n+1। ये √1 में 1 ही हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रूट के अंदर 121 कितना होता है, रूट के अंदर 121 11 11 में 121 11 होता है, और 100 का 10 होता है, ये हो गया n+1। तो यहाँ से 11n डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू n+1 हो गया। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11n इज इक्वल टू 10n + 10। ठीक है, तब 11n में से 10n जाएगा तो सिर्फ n बचेगा, और वो n कितना आ जाएगा, 10। ये किसकी ऑसिलेशन आई, बड़े वाले की, ये आई बड़े वाले की ऑसिलेशन। क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाउ मेनी ऑसिलेशन ऑफ लॉन्गर पेंडुलम, हाँ बड़े वाले की ही पूछा है, तो इसका आंसर इसलिए 10 ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर टाइम पीरियड बताओ। तो सिंपली आप इसको याद कर लीजिएगा कि अगर SHM में फ्लूइड का कंसेप्ट घुसाते हैं, तो अगर पानी की डेंसिटी रो है, और सिग्मा है, रो है, ये रो है, कोई भी रो हो, सिग्मा हो, पानी वाला ऊपर रहेगा, याद रखना। तो जो टाइम पीरियड होता है वो हो जाएगा T इज इक्वल टू 2π√L/G 1 माइनस सिग्मा बाई रो। बस आप ये चीज़ याद रखिएगा, और ये वाटर वाला ऊपर होगा। इसको आप लर्न कर सकते हैं, नहीं लर्न करना ही पड़ेगा। अगर पानी के अंदर SHM पूछे टाइम पीरियड, तो यही वाला टर्म तो आपको याद रखना है, क्या, G 1 माइनस सिग्मा बाई रो। इतना फ्लूइड में पढ़े हो, इसको याद नहीं कर सकते, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पहले होता था इसके बेस पर, पता नहीं अब शायद नहीं पढ़ाते। चलो तब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसको आप लर्न कर लीजिएगा टाइम पीरियड फ्लूइड में। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, एक सिंपल पेंडुलम है, मेटेलिक बॉब का टाइम पीरियड T है। अगर उसको हम नॉन विस्कस लिक्विड में डाल दिए, मतलब लिक्विड में डाल दिया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1/4, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1/4। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो लिक्विड की डेंसिटी है, मतलब ये वाली, वो 1/4 है इसके, सिग्मा के। ठीक है, तो मुझे टाइम पीरियड बताओ। तो सिंपली टाइम पीरियड क्या होता है, 2π होता है। नॉर्मल वाला टाइम पीरियड कितना होता है, T इज इक्वल टू 2π√L/G होता है। लेकिन ये विस्कस फ्लूइड में है, तो इसमें कुछ अलग होगा। क्या अलग होगा, L/G 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। तो जो सिग्मा की वैल्यू है 1/4 टाइम्स ऑफ रो है, तो पुट कर दो इसको इसमें। तो सिग्मा की जगह पर 1/4 पुट करेंगे जब, तो ये 2π की जगह पर नहीं, इसकी जगह पर 1 माइनस ये इस वैल्यू को पुट करो इसकी जगह पर,
तो मेरा ये 1/4 नीचे आ जाएगा और ऊपर सिग्मा नीचे सिग्मा कैंसिल, तो ये हो गया ऐसे ब्रैकेट बंद। तो 2 पाई रूट ऑफ L/, एक में से 1/4 जाएगा तो 3/4 बचेगा। तो जी 3/4, 4 चला जाएगा ऊपर, चला गया ऊपर। अब ध्यान से देखना इसमें एक्स्ट्रा टर्म क्या है, ज़रा इसको डिफ्रेंशिएट करो, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं, अलग अलग करो। तो 2 पाई इधर आया, मैंने रूट L/G को अलग रखा और रूट 3 और 4 का रूट में रखेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसको मैंने अलग कर लिया। तो मेरी ये वाली वैल्यू कुछ पहचानी है, ये क्या है, ये मेरा टी के बराबर है, यहाँ पर है ये देखो टी के बराबर है, तो मैं इसकी जगह टी रख सकता हूँ, रख सकते हो। तो इसकी जगह जब टी रखेंगे तो टी डैश है वो कितना आ जाएगा 2√2t, ये मेरे आ जाएगी नई टाइम पीरियड। ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ ऐसा ऑप्शन है, कौन सा वाला? सेकंड वाला। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखो एक फार्मूला होता है जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में टाइम पीरियड हो, आपको याद करना पड़ेगा, सिंपल फार्मूला याद करना पड़ेगा, डिराइव नहीं कर सकते एग्जाम में। ये होगा I/mdg, mgd, mdg, कुछ भी लिखो यार, mdg, mdh मसाले आता है ना, तो mdg, ठीक है। d क्या है? ये है डिस्टेंस ऑफ रॉड फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट घूमने वाले एक्सेस से, ठीक है। तो इसी को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे इसका आंसर पता है, मुझे ऑप्शन देखते ही इसका आंसर क्लिक हो गया, ये होगा। क्यों ऐसा, मुझे ऐसा क्यों हुआ और आपको क्यों नहीं हुआ, क्या आप बता सकते हैं? अगर आपने ध्यान से नोटेशन पढ़ा है तो ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हम अल्फ़ा निकालते थे, जो कि क्या आता था 3g/L, ऐसा कुछ 3/2gl, ऐसा कुछ आता था, याद है कि भूल गए? तो जब इसका अल्फ़ा ऐसा आता था तो इसका टाइम पीरियड भी ऐसे ही आएगा। ये था इसमें मेरा लॉजिक जो मुझे क्लिक हुआ, और आपको भी होना चाहिए ये वाली चीज़, क्योंकि ये फेमस सवाल है। फेमस सवाल मतलब नीट में 2 या 3 बार आ चुका है, ये वाला रोटेशनल मोशन वाला, ये वाला क्वेश्चन तो नहीं आया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे और क्या, आंसर आ जाएगा ऐसे भी। 2 पाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का इसके अबाउट कितना होगा, ml²/3 होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू रख दो ml²/3, तो 3 तो नीचे भाग जाएगा, m जी 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 तो जी ही रहेगी, और डी मेरी हो जाएगी, ये सेंटर ऑफ मास का यहाँ होगा, तो ये कितना हो जाएगा L/2, तो डी को हम लोग L/2 रख देंगे, ये स्क्वायर है, मैं क्यूब रख दिया। तो एक एल से एक एल कैंसिल, एम से एम कैंसिल, 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा क्या 2 पाई रूट ऑफ L² से कट जाएगा, तो ये बचेगा 2L/3g, तो ये मेरा आ गया टाइम पीरियड रॉड का, ठीक है। अब देखो, अब डिस्क का इसी तरह निकालेंगे, डिस्क का कैसे निकालेंगे, सेम उसी प्रकार से वही फार्मूला पुट करके। तब ये आपको पता होना चाहिए कि डिस्क इसके अबाउट कर रहा है, और एंड के अबाउट जो डिस्क में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है कितना 3/2 mr², ठीक है। ये है डिस्क का रेडियस r, ये आपको रोटेशनल मोशन से पता होना चाहिए। तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो क्या होगा 2 पाई रूट ऑफ I/mgd, mdh मसाले वाला mdh याद करने का तरीका है, कैसे भी याद कर लो। अब I की वैल्यू मुझे पता चल गई, यहाँ पर D कितना होगा, यहाँ पर जो D है वो मेरा बराबर होगा R के। क्यों यहाँ पर R/2 नहीं हुआ, क्योंकि डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो बीच में ही होगा ना, इसीलिए। तो इसको 2 पाई रखेंगे और इसको रखेंगे क्या 3/2 mr², और D की वैल्यू R, G को G रखेंगे, एक R से एक R कैंसिल, एक M से एक M कैंसिल, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 2 पाई रूट ऑफ 3/2 ऊपर R नीचे G। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ये लास्ट वाला ऑप्शन देखो ऐसा ही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये तीनों केस आपको अजीब अजीब भले लग रहे होंगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, 4 केस हैं, लेकिन चारों केस में जो टाइम पीरियड है वो सेम होगा। कितना होगा वो 2 पाई रूट ऑफ m/k, जो कि स्प्रिंग मास सिस्टम का होता है, कोई फर्क नहीं होगा। इसमें भी उतना ही होगा, इसमें भी उतना ही होगा, चाहे वो वर्टिकल पे हो, चाहे वो लेटा हो, चाहे वो खड़ा हो, चाहे वो स्प्रिंग से बना हो ऐसे मास में। अब इस केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब तो T=2 पाई m के होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है इस पे। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। ये तो उस क्वेश्चन जैसा है जो हमने किया था 4m और वो, तो नहीं दूसरा क्वेश्चन है। मास ऑफ m वर्टिकली सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग रिजिडल मास ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी n, व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ मास 4m। मास को 4 गुना बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा। टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई रूट ऑफ m/k, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा इसका उल्टा, तो टाइम का उल्टा हो जाता है फ्रीक्वेंसी, तो 1/f जो है वो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट एम के। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इनवर्स प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम। तो एम कितना है? 4 है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4 मतलब हाफ, मतलब फ्रीक्वेंसी आधी हो जाएगी। तो आधी फ्रीक्वेंसी किस में दी है? फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही आधी फ्रीक्वेंसी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये पैरेलल सीरीज वाला क्वेश्चन है। देखो मेरी बात ध्यान गांठ बांध लो। अगर आपको सीरीज पैरेलल पहचानना है तो सीरीज की एक खास पहचान बताता हूँ। सीरीज में एक कनेक्शन डायरेक्ट आपस में होगा। क्या? डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट हाथ से हाथ मिलाएगा स्प्रिंग, आपस में होगा। और इसका अपोजिट पैरेलल में होगा, और सीरीज में पैरेलल की तरह बिहेव करता है और पैरेलल में सीरीज की तरह। अब देखो ये आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड है क्या? नहीं कनेक्टेड है। तो ये कैसा कनेक्शन है? ये पैरेलल है। और पैरेलल में के इक्विवेलेंट क्या होता है? के इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 हो जाता है। किसमें? पैरेलल में। और सीरीज में के इक्विवेलेंट क्या होता है? 1/K1 प्लस K2 हो जाता है। तो ये पैरेलल है, तो ये सीधा सीधा स्प्रिंग ऐसे हो जाएगा। कैसे? इसको एक स्प्रिंग बना लो, इसको दूसरी स्प्रिंग बना लो, तो ये सीधा सीधा 2K हो जाएगा और ये K हो जाएगा। और ये दोनों आपस में जुड़े हैं, देखो डायरेक्ट जुड़े हैं, डायरेक्ट हाथ मिला रहे हैं। तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। और जब सीरीज में है तो के इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? इस वाले से निकालेंगे। तो के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। अब K1 कितना है? K1 मेरा 2K है, K2 मेरा K है। नीचे 2K प्लस K मतलब 3K है, एक K से एक K कैंसिल, तो K इक्विवेलेंट आ गया 2K/3। अब K इक्विवेलेंट को पुट करेंगे किसमें? टाइम पीरियड के 2π√m/K इक्विवेलेंट में। तो जब इसमें पुट करेंगे 2π√m, K इक्विवेलेंट कितना है? 2/3 ऊपर चला जाएगा। ये है मेरा K इक्विवेलेंट टाइम पीरियड। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? 2/3, 3/2, ये वाला ऑप्शन है मेरा। ओ, हाँ, ऊपर 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 3 होगा, नीचे 2 होगा। ठीक है, तो मेरा सेकंड वाला ऑप्शन होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में सीरीज पैरेलल के और क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए ओके बाय।